हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को लोगों का स्वागत है द्वैत एजुकेशन में एंड स्टडी बाय गेट अकेडमी। जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये है दूसरा नंबर का पार्ट, जो कि है बिहार रिलेटेड करंट अफेयर्स। आज भी ठीक है। कल हम लोग एक वीडियो देखे थे, आज भी हम लोग एक वीडियो देखेंगे। ये भी बिहार से रिलेटेड जितना करंट अफेयर्स है ना, वो सारा का सारा अपडेटेड चीज आप लोगों को मिलेगा। और ये भी अपडेटेड चीज जो आप लोगों को मिल रहा है पूरा आप लोगों के एग्जाम के लिए, चाहे वो आप बीपीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बिहार एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें यहीं से आएगा। और इतने सारे डिटेल्स हम लोग लेकर के आए हैं, इतने सारे चीज लेकर के आए हैं। डेली डेली आपको वीडियो अपडेटेड मिलते रहेगा और जिसमें आप लोगों का कोई भी चीज में कमी नहीं मिलने वाला है। ठीक है। और पूरा जब तक आप लोगों का बिहार का एग्जाम होगा, चाहे वो 67 प्रीलिम्स का बात कर लें बीपीएससी का, या फिर हम लोग बात कर ले आपके सैनिटरी ऑफिसर का, जो नवंबर तक एग्जाम आप लोगों का एक संभावित है, एक टेंटेटिव डेट आप लोगों को मिला हुआ है कैलेंडर के थ्रू, बीपीएससी के कैलेंडर के थ्रू। ठीक है। तो उसमें भी आप लोगों को ये काम आएगा, बिहार का आपका करंट अफेयर्स। ठीक है। ऐसे एजे वाले एग्जाम में भी एक से दो कभी कभी आप लोगों को देखने मिल जाता है। तो जितना भी आपका बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ना, उन सारे एग्जाम में ये करंट अफेयर्स आप लोगों को मतलब फायदा दे करके जाएगा। और खास करके बीपीएससी में तो डेफिनेटली, बीपीएससी का आपका जितना भी एग्जाम है ना, उसमें डेफिनेटली यही करंट अफेयर्स रहने वाला है। ठीक है। चलिए देखते हैं आज का भी करंट अफेयर्स क्या है और कौन कौन से करंट अफेयर्स है, क्या क्या नया अपडेशंस मिला हुआ है बिहार को, क्या क्या चीज़ में बिहार बेस्ट है, क्या क्या चीज़ में बिहार का और नया नया इनिशिएटिव्स आया है, क्या क्या चीज़ और बिहार कर रहा है, मतलब अपने लोगों के लिए, अपने बिहार के पब्लिक के लिए, जनता के लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला स्लाइड हम लोगों को यहाँ पर जो दिख रहा है, ये दिख रहा है बिहार से रिलेटेड ही है। और जिसमें हम लोग डील कर रहे हैं क्या, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि स्टेट का जो फर्स्ट है ना, वो टॉयलेट क्लिनिक बना हुआ है। और ये कहाँ बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, किस लिए है, टॉयलेट क्लिनिक है क्या, टॉयलेट क्लिनिक में हम लोग क्या क्या स्पेशल हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, इसमें क्या एग्जाम में आ सकता है, वो सारे चीज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये टॉयलेट क्लिनिक है क्या। तो समाचार में क्यों आया, क्योंकि लोहिया, हम लोग जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन हम लोगों का सेंट्रल लेवल का है, लेकिन अगर बिहार के लेवल से हम लोग अगर बात कर ले, स्टेट लेवल से अगर हम लोग बात कर ले, तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के थ्रू हम लोग बिहार में जानते हैं क्या लिखते हैं, तो फर्स्ट टॉयलेट क्लीनिंग का हम लोग ओपन करने का बात कर रहे हैं। राम मनोहर लोहिया जी का हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर लोहिया जो आप देख रहे हैं ना नाम, ये राम मनोहर लोहिया जी का बात हो रहा है। ठीक है। तो लोहिया लोहिया के स्वच्छ बिहार अभियान, आप सोच लीजिए, स्वच्छ बिहार अभियान के थ्रू स्वच्छ भारत अभियान का एक स्टेट का इनिशिएटिव है ये लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। वो सेंटर वाला है स्वच्छ भारत अभियान, जो कि आप जानते हैं मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है। इसके तहत जानते हैं 23 दिसंबर 2021 को, ये डेट याद रखिएगा, ओपन किया गया था क्या, तो एक टॉयलेट क्लिनिक। कहाँ किया गया था, कुडनी। अब ये कुडनी का है, तो एक ब्लॉक है मुजफ्फरपुर जिला में, आपको एक ब्लॉक मिलेगा जिसका हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर है। वहां पर आपको कुडनी नाम का एक जिला एक ब्लॉक मिलेगा, तहसील मिलेगा। वहां पर ये चीज को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, मुजफ्फरपुर में। अब ये क्लिनिक में होगा क्या, क्या क्या इसका स्पेशल पॉइंट है, क्या क्या प्रमुख बिंदु है, क्या इसका की पॉइंट्स है। इस टॉयलेट क्लिनिक में क्या होगा कि यहाँ पर ना पूरे जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स कंसल्टेंट है ना, वो स्किल्ड करेंगे सारे मेसन्स को। ठीक है। सारे जितने भी मिस्त्री लोग हैं, मिस्त्री मतलब जो घर बनाते हैं, जो टॉयलेट बनाते हैं, जो भी साफ सफाई वाले अभियान में जुड़े रहते हैं, उन लोगों को ये एक्सपर्ट्स बनाएंगे। विशेष सलाहकार के द्वारा उन सारे कुशल राजमिस्त्री लोगों को एक ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है। और इसमें ना सभी मटेरियल, जितने भी नेसेसरी मटेरियल्स होते हैं जो कि रेट्रोफिटिंग में आते हैं, रेट्रोफिटिंग और क्लिनिक स्टाफ वाले रिलेटेड होते हैं, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब ये रेट्रोफिटिंग क्या है बच्चों, घर में आप लोग देखे होंगे, आपके घर में अगर टॉयलेट है या फिर आप कहीं पब्लिक टॉयलेट देखे होंगे, तो देखे होंगे वहां पर बहुत सारे फिटिंग्स होते हैं। आप लोग कोई भी अगर दुकान में जाओगे ना, अगर घर का आपका टॉयलेट बन रहा है, तो आप घर से कोई दुकान में गए कोई चीज परचेज करने के लिए, तो आप देखेंगे वहां पर फिटिंग्स एंड पाइप्स एक वर्ड जुड़ा रहता है। देखे होंगे आप लोग, प्लम्बिंग का जितना भी काम होता है वहां पर फिटिंग्स वर्ड आप लोगों को लिखा हुआ मिलता है, ये दिखता है। और ये फिटिंग्स क्या है, ये रेट्रो फिटिंग क्या है, तो ये टॉयलेट के लिए है। वो सारे मेसन्स को, सारे प्लम्बर्स को, सारे के सारे वैसे लोगों को जो टॉयलेट बनाने में और टॉयलेट के इस्तेमाल, हम लोग भी जो इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक किया जाएगा कि और कैसे स्वच्छ रखें। जैसे अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको ही पता है कि स्वच्छ टॉयलेट रहता है तो हम लोगों को बीमारी नहीं होता है।
बहुत सारे वायरस, एंजाइम्स, बैक्टीरियाज हम लोगों को वहां से हम लोग कैरी नहीं करते और करियर वो नहीं बन करके हम लोगों को बीमार नहीं करते हैं। हम लोग घर में स्वस्थ रहते हैं, हम लोग फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। लेकिन वही हम लोगों का टॉयलेट अगर गंदा रहता है तो उससे बीमारी फैलता है भाई। बहुत सारे लोगों को वो अनहाइजीन होने के चलते ना उन लोगों को स्किन का डिजीज भी हो जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट के साथ में यही चीज होता है। पब्लिक टॉयलेट जो भी मैक्सिमम लोग जो यूटिलाइज करते, यूज करते, वहां पर सफाई का ध्यान, क्लीनिंग का ध्यान नहीं रखा जाता है, जिस कारण से बहुत सारे लोगों को जानते स्किन डिजीज होता है। बहुत सारे लोगों के साथ में आप सुने होंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पर महिलाएं ज्यादा ग्रसित होती हैं। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो उसके जो वाहक या करियर के रूप में जो काम करते हैं वो महिलाएं हो जाती है। देखिएगा महिलाओं को ये बहुत सारा आपको फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, और वो लोग जा करके फिर मिलते हैं डॉक्टर्स के साथ में, और वो साफ सफाई वाला चीज है। आपको ये पता है कि आप नहाएंगे नहीं, क्लीन नहीं रहेंगे, तो आपको बहुत सारा फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, स्केबीज, खुजली, खाज, ठीक है, बहुत सारा आप लोगों को दाद, एक्जिमा, ये सब चीज जो सुनते हैं ये वही चीज है। तो हम लोगों को टॉयलेट के क्लीनिंग के लिए बिहार में 1 दिसंबर 2021 में 23 दिसंबर को एक नया चीज इनिशिएट किया गया बिहार राज्य में, और वो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के थ्रू किया गया। और ये किया गया कुदनी जो ब्लॉक है मुजफ्फरपुर का, वहां पर किया गया, ताकि साफ सफाई, क्लीनिंग को ध्यान रखा जाए, वो भी टॉयलेट के, ताकि फंगल इन्फेक्शन हो या कोई भी डिजीज हो उसको रोक सके। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि ये फर्स्ट टॉयलेट क्लीनिंग के क्लिनिक बना है, और फर्स्ट टॉयलेट क्लिनिक जो है मुजफ्फरपुर में बना हुआ है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फर्स्ट बना हुआ, फर्स्ट वाला चीज जानते हैं आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कुदनी मुजफ्फरपुर ध्यान रखिए, मुजफ्फरपुर वो जगह है जहां पर का लीची बहुत फेमस होता है। जीआई टैग भी मिला हुआ है मुजफ्फरपुर के लीची को, आप खाए भी होंगे, मे भी आप लोग खाए भी होंगे, हम भी खाए हुए हैं। और बेहतरीन लीची होता है, मीठा एकदम, बहुत ज्यादा टेस्टी भी होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर का हम लोगों का और क्या करंट अफेयर्स देखते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम आपको नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स बताते हैं। ये यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन का काम जो है ना, ये गुप्ता डायनेस्टी में, गुप्त वंश में एक पर्सन थे जिनका नाम था कुमार गुप्ता। कुमार गुप्त के द्वारा ये नालंदा यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन किया गया था, और उस समय का ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी में काउंट आता था। ये नालंदा यूनिवर्सिटी का अगर हम लोग बात कर लें तो उस समय इसमें अंत लगभग 1500 टीचर्स होते थे जब ये यूनिवर्सिटी बना था, और इसमें पढ़ने से विदेश से लोग आते थे, देश विदेश के लोग पढ़ते थे आकर के। सारे जितने भी बैकग्राउंड्स होते हैं पढ़ाई के, वो सारे बैकग्राउंड्स यहाँ पर कराए जाते थे। और यही नालंदा यूनिवर्सिटी को जानते जलाने का बात भी आता है। बोला जाता है कि 6 महीने तक इस नालंदा यूनिवर्सिटी में आग जल रही थी, और इसको जलाने वाले पर्सन का नाम भी आपको पता, जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। और बख्तियारपुर हम लोग नाम भी रखे हुए हैं, हमारे रेलवे स्टेशन का है कि नहीं। तो अभी बिहार सरकार इसमें वर्क कर रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में हम लोग काउंट करते हैं तक्षशिला के बाद में। अगर तक्षशिला का बात करते वो अभी पाकिस्तान वाले तक्षशिला प्रोविंस में, लेकिन तक्षशिला के बाद में सेकेंड नंबर का अगर यूनिवर्सिटी पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का, तो उसको हम लोग काउंट करते नालंदा में, ठीक है। और एंशियंट टाइम में हम लोग इसको पढ़ते हुए कुमार गुप्ता के बारे में, जो कि हम लोग पढ़ते हैं ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिनका नाम था, उनके बेटे थे, और उनके द्वारा इसका यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन, क्रिएशन, जो भी आप बोल दीजिए, ये किया गया था, ठीक है। चलिए अब नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्या न्यूज है। न्यूज है कि ESQR, ये ESQR क्या है सर। तो ESQR है यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च, ESQR के थ्रू जानते हैं इसको ना। एक स्विट्जरलैंड का जो संस्था है उसको ऑनर किया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी को विथ क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 के द्वारा। मतलब क्वालिटी, यहाँ पर क्वालिटी मिलता है, क्या चीज का बच्चों, पढ़ाई का। आप जानते होंगे इस यूनिवर्सिटी के नाम को, शायद मे भी आप लोग पढ़े भी होंगे, आपके घर परिवार से कोई पढ़ा होगा। तो इसको क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है स्विट्जरलैंड के थ्रू ESQR के लिए, ठीक है। तो ये टर्म को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये है क्या, की पॉइंट्स क्या है। दिस अवार्ड हैज बीन गिवन टू द नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर मल्टीफेसिटेड एंड रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग मेथड।
जितना भी रिसर्च, जैसे हम बताए थे ना कि हिस्ट्री वाले टाइम में जब हम लोग कुमार गुप्ता के टाइम पीरियड को पढ़ते तब भी यहाँ पर बहुत सारा चीज़ का सिलेबस चलता था, बहुत सारा चीज़ का रिसर्च चलता था, पूरे दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट्स होते थे सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। और ये सारा बात को अगर हम लोग ध्यान रख रहे हैं हिस्ट्री वाला को, तो अभी आप मॉडर्न इंडिया में हम लोग रह रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर जितना भी रिसर्च है, जितना भी टीचिंग का मेथड्स है, इसके लिए स्विट्जरलैंड के द्वारा ESQR में इसको 2021 का एक ऑनर अवार्ड मिला हुआ है, बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्यान रखना है। अब ये अवार्ड फर्स्ट टाइम मिला हुआ, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, ये चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम मिला हुआ है, चलो 2021 का अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हम लोगों का सेकेंड बर्ड फेस्टिवल, दूसरा पक्षी उत्सव। अब ये पक्षी उत्सव क्या है बच्चों? पक्षी का मतलब क्या, बर्ड का मतलब क्या, पक्षी जो आसमान में उड़ेंगे अपने पंखों को फैला करके, इसके लिए जानते हैं एक उत्सव मनाया गया है, और वो भी मनाया गया है कहाँ? तो बिहार में। बिहार में भी कहाँ? तो हम लोग एक पढ़ेंगे जगह भागलपुर, आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। भागलपुर में हम लोग एक और छोटा सा सिटी के पास में जाएंगे, वहां पर से ये पक्षी अभ्यारण्य का हम लोगों का बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है कि ये न्यूज में क्यों आया। जो बर्ड फेस्टिवल है ना, ये ऑर्गेनाइज किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट मतलब बिहार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, ये लास्ट ईयर मतलब 2021 का बात है, और इसमें ऑर्गेनाइज के थ्रू क्या किया गया था, कड़वा दायरा, भागलपुर का जो जगह है ना, दियारा, जो कड़वा दियारा, जो भागलपुर का दायरा दियारा, दियारा ही है, दियारा जो भागलपुर का जगह है ना, वहां से इसको जानते हैं किया गया था क्या, इसका ऑर्गेनाइजेशन। ये पक्षियों के प्रजातियों को संरक्षित करने का, कंजर्व करने का काम जो है ना, बिहार से स्टार्ट किया गया। क्योंकि आप लोगों को ही पता है जलीय जीव में हम लोग राष्ट्रीय जलीय जीव भी हम लोग पढ़ते हैं गंगा की डॉल्फिन, और बिहार का भी जलीय जीव जो हम लोग पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं हम लोग गंगा की डॉल्फिन। तो बिहार पूरे विश्व के इतिहास में जानते एक अहम भूमिका निभाता है। पूरे विश्व में जानते सबसे पुराना, अगर हम लोग सभ्यता के बारे में भी अगर हम लोग पढ़ते हैं ना, सभ्यता जो कि हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टाइम का बात करें, सुमेरियन सिविलाइजेशन का बात करें, और सबसे पुराना अगर एम्पायर का भी बात करते हैं हम लोग, तो उसमें भी हम लोगों का मगध एम्पायर का बात करते हैं, मगध डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पढ़े हुए भी हिस्ट्री में, हसीना मासुका साथ, हरियक वंश, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, वो सारे के सारे डायनेस्टी, वो सारे के सारे वंश के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, जो कि मगध से रिलेटेड रहते हैं। और पूरी दुनिया का सबसे पुराना एम्पायर भी हम लोग पढ़ते हैं बिहार से। पूरे दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी भी हम लोग पढ़ लिए बिहार से, नालंदा। तो बहुत ही अहम रोल निभाता है, जो कि पक्षियों के कंजर्वेशन करने के लिए दियारा से, भागलपुर का जो किदवा दियारा नाम का जगह है, यहाँ से पक्षियों का कंजर्वेशन का काम चालू हुआ था लास्ट ईयर में, ठीक। अब इसका की पॉइंट क्या है, फर्स्ट जो बर्ड फेस्टिवल है वो हेल्ड हुआ था कहाँ, तो नागी नक्टी में, जो कि जमुई है, जमुई वाला जो जगह है ना, वहां पर नागी नक्टी वाले जगह से फर्स्ट बर्ड सेंचुरी को, बर्ड को संरक्षण करने के लिए, पक्षियों का कंजर्वेशन करने के लिए, पक्षियों के लिए एक फेस्टिवल मनाया गया था जमुई से। सेकेंड जो मनाया गया वो मनाया गया भागलपुर से, दियारा वाले जगह से, ठीक है। तो सेकेंड और फर्स्ट दोनों को ध्यान रखिएगा। पक्षियों का कंजर्वेशन करने के लिए, संरक्षण करने के लिए फेस्टिवल जो है ना, ये हम लोगों का मनाया गया था बिहार में। चलिए नेक्स्ट आगे क्या है, बिहार पंचायत इलेक्शन कंक्लूडेड। ये लास्ट ईयर का है, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर में बिहार में पंचायत इलेक्शन भी हुआ है। अब बिहार का पंचायत इलेक्शन जो हुआ है, पंचायत में क्या क्या रिजल्ट आया, क्या क्या इसमें स्पेशल टर्म्स है, वो सारे चीज को हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि आजकल जानते हैं आप लोगों का एग्जाम जो रहते हैं उसमें जानते हैं कुछ कुछ सीट्स के बारे में पूछ लेता है, कुछ कुछ पंचायत इलेक्शन के बारे में भी। आप लोगों का लोकसभा राज्यसभा इलेक्शन सेंटर वाला तो पूछता ही है, साथ ही साथ में विधानसभा और विधान परिषद का भी जानते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी इलेक्शन पूछ लेता है। अब पंचायत के इलेक्शन नहीं पूछ लेगा, भाई बिहार का एग्जाम दे रहे तो आपको पंचायत इलेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, तो ये भी पूछ सकता है। क्या बोल रहा है कि दिसंबर 12 2021 को ये पंचायत इलेक्शन जो है ना वो कंप्लीट हुआ, ठीक है, कंप्लीट हुआ। और 11th नंबर का ये पंचायत का जो फेज का वोटिंग है, ये कंप्लीट होने के बाद में इसमें कुछ आ गया, कुछ टर्म्स कि कितने परसेंट वोटिंग हुए, कितना कितना वोट जो है वो कास्ट किया गया, कितने परसेंट लोग उसमें वोटिंग में शामिल हुए। तो वोटिंग में शामिल का अगर हम लोग बात कर ले तो पूरे स्टेट से 61.53 लोग जो है ना वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे, और इतना परसेंट लोग जा करके पंचायत इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं। पंचायत इलेक्शन जो होता है ना वो लोकल लेवल का होता है, वहां पर हम लोग पार्षद को, वहां पर हम लोग मुखिया को, वहां पर हम लोग चेयरमैन को, अध्यक्ष को, ये सब लोगों को चुनते हैं, ठीक है।
तो ये चीज का हम लोग बात कर रहे हैं, पार्षद वाले लोगों का बात करें, पंचायत का बात करें हम लोग, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, म्यूनिसिपैलिटी का बात नहीं करें हम लोग, पंचायत का बात करें, वहां पर पार्षद चुना जाएगा जिसको आप लोग काउंसिलर्स बोलते हैं, वहां पर मुखिया चुना जाता है, तो उसका हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये 61.53% वोटिंग का जो रेट है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, ये वोट कास्ट किया गया है कब, तो ये कास्ट किया गया है 11 तारीख को, जो कि लास्ट डेट था दिसंबर का, ये 11वां फेज था। ठीक है, जो कि 12 दिसंबर का लास्ट डेट था, 11वां फेज का जो चुनाव का ये था, जो 11वां नंबर का जो चुनाव का फेज था उसके तहत में 61.53% लोग वोट को कास्ट किए। ठीक है, अभी बिहार के करंट में इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, इनका नाम है दीपक प्रसाद जी। दीपक प्रसाद जी अभी बिहार के अभी इलेक्शन कमिश्नर है। राज्य में और स्टेट में हम लोग इस इलेक्शन का बात करते हैं तो केंद्र में और राज्य में आर्टिकल नंबर 324 के तहत हम लोग केंद्र का बात करते हैं, और इसी के तहत हम लोग स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी बात को करते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन का बात करें तो सेंटर में 3 टायर बॉडी होता है। ठीक है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, फिर इलेक्शन कमिश्नर 2 होते हैं। अगर स्टेट का बात कर ले तो स्टेट में अंत इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो तो फिक्स है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या हेड इलेक्शन कमिश्नर फिक्स है, लेकिन अदर मेंबर्स कितने होंगे वो स्टेट पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर का अभी जो इलेक्शन कमिश्नर है बिहार के, उनका नाम है दीपक प्रसाद जी। तो आपको याद रखना है कि दीपक प्रसाद जी अभी यहाँ के इलेक्शन कमिश्नर है बिहार के, लेकिन इनके साथ में कौन कौन काम कर रहा है वो आपके एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया है, ना पूछा जाएगा। खाली चीफ का नाम पूछा जाता है कि कौन इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पंचायत इलेक्शन में कितना वोट कास्ट किया गया है। आगे, पटना इन टॉप 20, क्या चीज में टॉप 20 में आ गया भाई, पटना हम लोगों का बिहार का राजधानी। ठीक है, ये बिहार का राजधानी क्या चीज में टॉप 20 में आया है, तो टॉप 20 का अगर हम लोग बात कर ले तो पूरे भारत में ये ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज में आया हुआ है। टॉप 20 सिटी में ये अपना एक दारोमदार को साबित किया है पटना। अब इसके तहत FSSAI आप लोग सुनते होंगे, फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें आते हैं ईट स्मार्ट सिटीज का अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर पटना जो है ना अपना एक स्टेबिलिटी को लेकर के आता है, और 20 सिटी के नंबर में इंक्लूड होता है। यहाँ पर हम लोग 109 सिटी का बात कर रहे थे, जिसमें से 100 स्मार्ट सिटी को कंट्री में लिया गया है, और उसका अगर बात कर लेते हैं पार्टिसिपेशन का, ये अप्रैल 15 2021 तक का ये बात है, उसमें हम लोग लेकर के आते हैं कि पटना जो है वो 20 टॉप स्मार्ट सिटी के चैलेंज में खरा साबित हुआ है। ठीक है, ये चैलेंज को प्रोवाइड करने वाला जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी कौन है, तो FSSAI, जो कि फूड से रिलेटेड सारा चीज का सेफ्टी और स्टैंडर्ड को जो बताता है ना वो है FSSAI। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोग सुने थे कि मैगी में लेड ज्यादा मिल रहा था, तो मैगी बीच में बंद कर दिया गया था, ये 2017 या 18 का बात है। तो ये FSSAI जो है ना किसी को भी खाने के लायक वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है कि नहीं, फूड के सेफ्टी को मेंटेन करता है कि नहीं, वो सारा चीज को वो डिस्कस करता है। इसलिए FSSAI जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है स्मार्ट सिटीज का मिशन का और FSSAI का भी, ये ज्वाइंट है, दोनों का मिश्रण के द्वारा ये टॉप सिटीज को नाम को रखा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। चलो आगे है क्या, आगे आता है कि ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी अफेक्टेड इन 29 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी के लिए गुणवत्ता को प्रभावित करने के लिए 29 जिलों का नाम को जो है ना पेयजल के लिए वो नाम को रखा गया है। अब ये नाम क्या है, क्यों न्यूज में आया, वाई न्यूज में क्यों है, बोल रहा है क्या कि ड्रिंकिंग वाटर का अगर क्वालिटी का बात कर दे मोर और लेस अफेक्टेड है ये 29 जगह में, 38 जिलों के, बिहार के 38 जिलों में 29 जगह में अफेक्टेड है। थोड़ा सा पीने योग्य पानी नहीं मिलता होगा, शायद वहाँ का गंदा पानी होगा, शायद वहाँ पर का पानी में ज़्यादा आयरन होगा, शायद वहाँ का पानी में थोड़ा सा कुछ अफेक्टेड मिला होगा, शायद वहाँ का पानी में कुछ ज़्यादा कुछ ना कुछ चीज़ का मिश्रण मिला होगा। इसलिए ये 38 में से 29 जिला जो है ना बिहार का, वहाँ पर हम लोगों को अफेक्टेड मिला है वाटर का पूरा मतलब गुणवत्ता के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब ये फ्लोराइड अफेक्टेड जो वाटर है ना, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है जहाँ पर फ्लोराइड मिलता है हम लोगों को पानी में, वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है, तो यहाँ पर इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पर फ्लोराइड मिलता है। तो ये जिला है रोहतास। अब यहाँ पर आपको इसको देख लेना सारे जिलों का नाम, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, बांका और भागलपुर में हम लोगों को क्या मिलता है, फ्लोराइड। फ्लोराइड जानते हैं हम लोगों के बॉडी में जाता है और हम लोगों को जानते हैं पूरा परिसंचरण तंत्र को ये इफेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए फ्लोराइड वाला पानी हम लोगों को नहीं पीना चाहिए। 29 राज्यों का 29 जिलों का हम लोग नाम में देख रहे हैं फ्लोराइड में, यहाँ पर ये सारे जिले आ रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर में आर्सेनिक जो हाई डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ कहाँ के पानी में आर्सेनिक ज्यादा मिल रहा है, तो ये आर्सेनिक मिल रहा है हम लोगों को बक्सर में, भोजपुर में, पटना वाले जिला में, वैशाली, सीतामढ़ी, सारण, फिर समस्तीपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया और साथ ही साथ में कटिहार में, ये सारे जिला में हम लोगों को आर्सेनिक वाला पानी ज्यादा मिल रहा है। मतलब गुणवत्ता का अगर हम लोग बात कर ले, अगर क्वालिटी का अगर हम लोग बात करें, तो ये क्वालिटी में ये डाउन क्वालिटी में जा रहा है आर्सेनिक वाला, और ये हो गया फ्लोराइड वाला। अभी और भी है, अभी हम लोगों को और मिलेगा आयरन वाला भी, ठीक है। चलिए देखते हैं आयरन वाला पानी कहाँ कहाँ पर ज्यादा मिल रहा है हम लोगों को। आयरन सरप्लस वाला पानी, जहां जहां पर आयरन बहुत ज्यादा है, वहां का पानी का जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन सा है, वो है बेगूसराय, वो है सुपौल, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, कटिहार, अररिया, फिर उसके बाद पूर्णिया, फिर किशनगंज है, ठीक है। ये सारे जिलों में हम लोगों को आयरन का मात्रा जो है ना पानी में ज्यादा मिल रहा है। इसलिए 29 जिलों का जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, बिहार के 38 में से 29 जिला जो है ना, वो हम लोगों का अफेक्टेड हो जा रहा है। क्या चीज से वो अफेक्टेड हो जा रहा है हम लोगों का, आर्सेनिक, आयरन और फ्लोराइड से। इसमें दरभंगा और भागलपुर को भी आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा, और मुंगेर को भी। ये सब जगह में भी हम लोगों को ज्यादा मिल रहा है क्या चीज, तो ज्यादा मिल रहा है हम लोगों को आयरन सरप्लस वाला वाटर मिल रहा है, जो कि हम लोगों के बॉडी में इम्पैक्ट डालता है। अगर जानते हो बॉडी में ज्यादा आयरन हो जाता है ना, आयरन पीते हैं ना, देखिएगा आयरन वाला पानी जो पीता है ना, जैसे ट्यूबवेल वाला हो गया, तो उन लोगों का दांत देखिएगा ना थोड़ा सा काला काला दिखने लगेगा। आर्सेनिक वाला पीते जानते पूरे बॉडी में चकत्ता निकलने लगता है, मतलब वो रैशेस आने लगता है, ठीक है। अगर ज्यादा फ्लोराइड वाला पीते हैं तो हम लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम में इम्पैक्ट आने लगता है, और भी बहुत सारे डिजीज होता है, ठीक है। तो ये सब चीज को हम लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर जिले में क्या क्या चीज का हम लोगों को अफेक्शन मिल रहा है। क्योंकि हम लोग अगर पानी का बात करते हैं, तो हम लोगों के पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा जो वेट है, अगर मान लीजिए मेरा 100 kg, एक एग्जांपल दे रहे हैं, जितना भी मेरा वेट है तो वो अपने आप में 100% है। वो 100% में से भी जानते 65 से 70% जो होता है ना, हम लोगों के बॉडी का जो वेट होता है वो होता है पानी का। और हम लोग पूरे दिन भर में, पूरे अपने लाइफ में, पूरे अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा चीज का जो कंजम्पशन करते हैं, वो कंजम्पशन करते हैं हम लोग पानी का भी। दिन भर में हम लोग 5 से 6 लीटर पानी पी लेते हैं। जनरली 1.5-2 लीटर तो सबको ही पीता है, जिसको प्यास नहीं भी लगता। बहुत सारे लोग होते हैं जो कम पानी पीते हैं, लेकिन पानी ज्यादा पीना चाहिए। पानी ज्यादा पिएंगे तो फिट रहेंगे, फिट रहेंगे, चेहरे में आपको ग्लो दिखेगा, निखार दिखेगा, चमकता हुआ चेहरा दिखेगा, ठीक है। और ना आप मोटे होंगे ना पतले होंगे। अब आप बोलेंगे सर हम पानी पीते तो भूख नहीं लगती है, वो आदत में आपको डालना पड़ेगा। मेरे साथ भी होता है भाई। जैसे अभी बज रहा है दोपहर का लगभग लंच वाला टाइम हो गया है, ठीक है, फिर भी हम आप लोगों का क्लास ले रहे, लंच अभी किए नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भी पानी पी लिए। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा, भूख लगता है तो क्या करते हैं, कुछ नहीं है खाने का, पानी पी करके थोड़ा सा भूख को मिटा लेते हैं। और पानी पीने से जानते ज्यादा क्या होता है, हम लोगों के बॉडी में अगर ज्यादा वाटर का लेवल रहता है ना, तो हम लोगों को डिहाइड्रेशन नहीं होता है। जैसे लू वाला टाइम हम लोगों का, बिहार का गया का बात कर ले भाई, अगर हम लोग बिहार का पटना का बात कर ले, तो हम लोग को लू, सोचिए वो टाइम मई और जून वाला टाइम जो लू चलता है, अप्रैल लास्ट, मई स्टार्ट और जून का स्टार्टिंग वाला टाइम, भाई कितना गर्म हवा चलता है। उस समय हम लोग बिना पानी पिए अगर बाहर निकलेंगे, हम लोगों को लू लग जाएगा। लेकिन आपको लू नहीं लगेगा, कैसे नहीं लगेगा, आप दम भर के एकदम यहां तक, नरेटी तक ना पानी पी करके जाइए। अब आप बोलेंगे सर वैसे कैसे करें, ज्यादा पानी पीजिए, आपको लू नहीं लगेगा। रीजन, क्योंकि आपका पूरा बॉडी जो है ना वो हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड नहीं रहेगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा आपको लू लग जाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। हाइड्रेटेड रहेंगे जानते आपको लू भी नहीं लगेगा, ठीक है। फिर देखिएगा जब जिसको डिहाइड्रेशन होता है ना, तो जनरल बता रहे, जनरली सबके साथ में भी हो सकता है, टॉयलेट जो आपका रहेगा वो बहुत ज्यादा येलोइश रहेगा, भूख नहीं लगेगा, ठीक है। आपको एकदम सुस्ती फील होगा, एकदम मतलब कुछ करने का मन नहीं। और एग्जाम है भाई, एग्जाम में अगर ये सब चीज हो गया, सुस्त फील हो रहा है, तो आप कैसे पढ़ेंगे,
आप ही सोचिए। इसलिए अपने बॉडी को ना हमेशा हाइड्रेटेड रखिए, पानी का लेवल को जानते हैं मेंटेन करके रखिए। लेकिन अगर आप ये जितना भी 29 जिलों का नाम बताएं, ये सब जिले में रहते हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों के लिए वो डिफिकल्टी वाला टाइम है। ये सारे जिले में ऐसे जनरली आजकल सब कोई घर में ना वो प्यूरीफायर लगा करके रखते हैं। जनरली डायरेक्ट वो ग्राउंड लेवल का वाटर को या सप्लाई वाले वाटर को हम लोग पीते नहीं है। प्यूरीफायर आजकल लगभग लगभग सभी घरों में मिलता है, मेरे घर में भी है। जैसे हम लोग वो एक डब्बा वाला आता है ना, वो वाला प्यूरीफायर लगा हुआ है। हम लोगों के यहाँ ऑफिस में भी लगा हुआ है प्यूरीफायर। तो हम लोग जो पानी पी रहे हैं वो थोड़ा सा प्यूरीफाई होकर के आ रहा है, लेकिन जानते हैं एक्स्ट्रा प्यूरीफाई भी अगर करता है वो भी बॉडी के लिए इम्पैक्ट डालता है। समझे? हम लोगों का जो अंदर का जो सिस्टम होता है ना, वो सिस्टम वर्क करना थोड़ा सा अच्छी है, अच्छा चीज है ना। आने दे आने दे। फिर कभी हम लोग कहीं बाहर गए, गंदा पानी पी लिया, अरे साला ये क्या हो गया भाई। हम लोगों को तो आदत था, अंदर वाले बॉडी के जितने भी सिस्टम उसको आदत था कि वो स्वच्छ पानी आएगा, लेकिन वहां गंदा आ गया, वो लड़ना ही भूल गया, वो झगड़ा करने भूल गया कि यार लड़ते कैसे हैं। ये सारे के सारे चीज से मतलब जो भी हार्मफुल चीज आया है। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि आप प्यूरीफायर वाला वाटर को मत पीजिए, पीजिए। लेकिन वो होता है ना कि थोड़ा सा हम लोग का बॉडी भी वैसा होना चाहिए कि हम लोगों का जो सिस्टम है ना, पूरा अंदर का जो बॉडी का सिस्टम, वो लड़ सके। देखिएगा, गांव देहात में जितने भी लोग रहते हैं ना, खास करके हम कोई भी गांव देहात का बोल रहे हैं, हम लोग जो शहर वाले लोग हैं ना, हम लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। क्यों? और गांव देहात वाले लोग नहीं पड़ते हैं, थोड़ा जल्दी नहीं पड़ते हैं। वो लोग थोड़ा हम लोग से ज्यादा सर्वाइव भी करते हैं, हम लोग से ज्यादा उन लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी होता है, जीवन प्रत्याशा भी होता है। क्यों? क्योंकि वो प्योर भोजन को खाते हैं, प्योर फूड आइटम्स को खाते हैं। हम लोगों का थोड़ा सा इफेक्टेड रहता है। वो लोग अपने उगाएं अपने खाएं, पैसा भी रहता है। तो गांव देहात का खाना भी आपको टेस्टी मिलता है। वो भाई चूल्हे का रोटी आप सोचिए, अभी हम लोग के घर में क्या है, तो भाई गैस में बन रहा है। चूल्हे वाला रोटी खाए हुए कितना साल हो जाता है, और वो भी वो लकड़ी वाला। हम आपको जस्ट बता रहे हैं कितना टेस्टी लगता था वो लकड़ी वाला चूल्हे का रोटी। वो लिट्टी चोखा, वो गोईठा में बना हुआ लिट्टी चोखा, उपला में बना हुआ, कितना मजा आता है। लेकिन वही लिट्टी अगर आप गैस वाला सेक करके खा रहे हैं, मजा है, लेकिन वो मजा नहीं है भाई। वो जो राख लगा रहता है लिट्टी को पोंछ देने के बाद, घी में डुबा देने के बाद, ज्यादा नहीं बोलेंगे, अभी लंच का टाइम हो गया, भूख लग जाएगा। तो वो कितना मजा आता है, वो हम लोगों को अलग एक फीलिंग्स देता है कि नहीं। तो वही चीज है कि ये 29 जिला को आप लोगों को ध्यान रखना, जहाँ पर फ्लोराइड, जहाँ पर आयरन, और जहाँ पर हम लोगों को आर्सेनिक ज्यादा इम्पैक्ट वाला वाटर मिलता है। चलो आगे क्या है, तो आगे है कंट्रीज फर्स्ट कमांड कंट्रोल काउंटर जो है वो आया है। अब ये कंट्री का फर्स्ट कमांड कंट्रोल काउंटर क्या है, क्या है ये चीज, ये क्यों न्यूज में चल रहा है, क्या चीज इसमें है। तो ये न्यूज में जो है वाई इन न्यूज, इसमें हमारे जो चीफ मिनिस्टर है ना, माननीय नीतीश कुमार जी, वो इनॉग्रेट किए हैं भारत का पहला, कंट्री का पहला, यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, पहला कमांड कंट्रोल सेंटर फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये स्टैब्लिश किया गया है पटना में, और इसके थ्रू ये मॉनिटर कर रहा है हेल्थ के सारे फैसिलिटीज को, जो कि बिहार में कोरोना के टाइम पीरियड में जो हुआ था। भारत का पहला है, तो पहला है भाई, फर्स्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, नीतीश कुमार जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है पटना में। ये पूरा का पूरा हेल्थ को, पूरा का पूरा बिहार में जितना भी कोरोना में जो भी चेंजेस आया था, वो चेंजेस में हेल्थ के चेंजेस को मेजर कर रहा था। की पॉइंट्स क्या है इसका, इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु है, क्या है कि इन द कमिंग डेज, आने वाले टाइम पीरियड में जितने भी हॉस्पिटल्स रहेंगे बिहार में, उसको कनेक्ट किया जाएगा कमांड कंट्रोल सेंटर के द्वारा। भाई क्यों? देखिए, अगर मान लीजिए हम लोगों के घर में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो गार्जियन होते हैं, हम लोगों को कमांड करते हैं ऊपर से कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर, बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर। अब जिसको कमांड करते तो वो जानते एक सही दिशा में चलता है, अगर कमांड नहीं करते तो वो सही दिशा में नहीं चलता। क्योंकि आपको पता है, जब भी हम लोग हेल्थ का बात करते तो हम लोगों का भारत जानते हैं पूरे दुनिया में सेकेंड नंबर की आबादी पर तो है, लेकिन हेल्थ के मामले में जानते हैं बहुत पीछे है। और हेल्थ के मामले में पीछे होने के चलते अगर हम लोग बिहार का बात करें तो हम लोगों का डेंसिटी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जनगणना के अकॉर्डिंग, पूरे भारत में दूसरे नंबर में भी हम लोग काउंट करते हैं। फर्स्ट नंबर भी कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलता है, ऐसे फर्स्ट नंबर में हम लोग काउंट करते हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए इसमें हम लोग काउंट कर रहे 1106 व्यक्ति, अप्रोक्स 1106 व्यक्ति हर एक स्क्वायर किलोमीटर में जो लोग रह रहे, अप्रोक्स बता रहे, जो डेटा मेरे पास है उसके अप्रोक्स बता रहे।
तो 1100-1200 लोग अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, मतलब डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर एक इम्पैक्ट आता है, एक में हेल्थ का अगर चेंजेस आया, मान लीजिए हमको कोरोना हुआ, मेरे पास में जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को हम फैला देंगे, क्योंकि ये ट्रांसमिशन वाला डिजीज है। हम ट्रांसफर कर देंगे कोरोना का जो वायरस है, नोवल कोरोना वायरस को, सार्स कोविड 2 को हम आपको दे देंगे, आप बाकी लोगों को, बाकी को, और बहुत ज्यादा लोग, सभी के सभी लोग क्या हो जाएंगे, कोरोना से अफेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए अंत एक कमांड कंट्रोल जो है ना, ये पूरे के पूरे हॉस्पिटल्स जितने भी रहेंगे पूरे बिहार में उसको कमांड करेगा, और जितना भी चेंजेस किसी के हेल्थ में आ रहा है, हम सारे जितने भी जनता के हेल्थ में चेंजेस आ रहा है उसको ये देखेगा, और उसको चेंजेस लाने के लिए क्या क्या हम जनता को, हम सारे के सारे पब्लिक को करना चाहिए, और गवर्नमेंट इस पे क्या कदम उठा सकता है, वो सारा का सारा बात को देखेगा। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है नीतीश कुमार जी का भाई। मेरे अकॉर्डिंग तो हेल्थ के मैटर पे ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ का अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो हेल्थ को जानते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये समवर्ती सूची में हम लोगों के कॉन्करेंट लिस्ट में होना चाहिए, लेकिन ये स्टेट लिस्ट में हो जाता है, जिस कारण से जानते हेल्थ में ज़्यादा लोग मतलब इंक्लूड नहीं हो पाते हैं। अगर सेंटर स्टेट दोनों का बीच करेगा, सेंटर भी अपना रूल बनाएगा, स्टेट भी अपना रूल बनाएगा, और हम जनता के लिए, हम सारे पब्लिक के लिए अच्छा हो जाता। लेकिन स्टेट स्टेट के पास है तो स्टेट अपना ही रूल बनाता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल कमांड सिस्टम का जो हम लोग बात किए नीतीश कुमार जी का, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। फिर आता है फिलो ऐप। क्या है भाई, पिलो तो सुने थे, ये फिलो क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ होगा क्या सर? हाँ, देखते हैं। ये स्टूडेंट्स रिलेटेड कुछ है, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ है। ये न्यूज में क्यों आया? क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कि बिहार का है ना, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक लॉन्च किया है एक ऐप। उस ऐप का नाम है, स्टूडेंट लोगों के लिए सुविधा के लिए एक ऐप को लाया गया है, वो ऐप का नाम है फिलो ऐप। इस ऐप के थ्रू क्या होगा, इस ऐप के थ्रू जितने भी सब्जेक्ट के डाउट होंगे, चाहे वो क्लास 11 के बच्चों का हो, चाहे वो क्लास 12 के बच्चों का हो। बच्चों, आप जानते हैं कि 11th और 12th के बाद आप अपनी स्ट्रीम को चेंज करके आप बीटेक करते हैं, 12th के बाद आप अपनी स्ट्रीम को चेंज करके बीकॉम में जा, 10th के बाद ही ऐसे जाते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस। लेकिन अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आप साइंस में क्या चीज का ऑनर्स करेंगे, इस चीज में आप जाएंगे। मान लीजिए हम केमिस्ट्री ऑनर्स किए हैं, आप फिजिक्स ऑनर्स करेंगे, आप कोई चल जाएंगे इंजीनियरिंग वाले फील्ड में। आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए, AI ट्रिपल ई दिए, और आप चले गए कहाँ, तो आप इंजीनियरिंग वाले फील्ड में चले गए। तो आपके पास में बहुत सारा डाउट आ सकता है कि नहीं आ सकता। आप लोग डाउट नेट भी नाम सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं। उसी के तर्ज पर जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार के थ्रू जो हम लोगों का मिनिस्ट्री है ना, जो पोर्टल है मिनिस्ट्री का, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर का हम लोग बात कर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री का बात कर रहे हैं, उसके द्वारा फिलो ऐप को शुरुआत किया गया। और ये फिलो ऐप के द्वारा स्टूडेंट्स के सारे डाउट, जो भी 11th और 12th के स्टूडेंट है, उन सारे बच्चों का डाउट को क्लियर किया जाएगा। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये भी। और मेरे अकॉर्डिंग ये आपके एग्जाम के लिए जानते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए स्टार मार्क दे देते हैं। क्योंकि 11वीं और 12वीं वाले बच्चे को जानते हैं थोड़ा सा गाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसमें जितने भी जो बैठेंगे ना, जो आपको गाइड करेंगे, आपके डाउट को क्लियर करेंगे, वो एक्सपर्ट फैकल्टीज होंगे, वो गवर्नमेंट स्कूल के एक्सपर्ट टीचर्स भी होंगे। अब आप बोलेंगे सर कि मेरा डाउट को कैसे कोई सॉल्व करेगा? भाई ऐप को डाउनलोड करिए, उस ऐप में अपने डाउट को डाल दीजिए। जैसे डाउट नट आप नाम सुने ना भाई, वैसा ही है, बस डाउट नट जैसा आपका सॉल्व हो करके। मान लीजिए कोई आप डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, एक एग्जांपल दे रहे, आप उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में आप फंस गए हैं, ठीक है, 3rd नंबर का क्वेश्चन में आप फंस गए हैं। उस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लिए, उस स्क्रीनशॉट को आप ऐप में डाल दिए, आपके पास में उसका डिटेल्स आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। वो फैकल्टीज के द्वारा, वो एक्सपर्ट्स के द्वारा, वो बच्चों के द्वारा भी, कोई बच्चा भी अगर होगा वो भी जानेगा, वो भी डाल देगा उसका डिटेल्स कि ऐसे ऐसे इसको सॉल्व करना, आपका डाउट क्लियर। इसलिए फिलो ऐप ना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रखता है थोड़ा सा मेरे हिसाब से, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरे इंडिया में ज्वलंत मुद्दा है, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पूरे इंडिया के लिए है। अब सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है बच्चों? सबसे पहले तो बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है। आप लोग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का आप लोग पढ़ रहे हैं ना, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि आप लोग सैनिटरी ऑफिसर का एग्जाम देंगे। आप लोगों के लिए VVI क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों के एग्जाम में एकदम यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा कयास आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप LWM लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और SWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, और HRDS
WM के बारे में, हजार्डियड वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी आप लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में भी आपको जानना चाहिए। वो प्लास्टिक ना जो जानते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होगा, जनरल भाषा में समझिए। आप धरती में जमीन के नीचे उसको गाड़ भी देंगे ना, कई सालों के बाद भी निकालें तो वो वैसे ही रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। इसलिए इसको बैन करने का बात किया जा रहा है। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे भी और शायद पढ़े भी होंगे, लिक्विड और सॉलिड और हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट में। अब क्या है ये, तो सिंगल यूज प्लास्टिक का अगर हम लोग बात करते हैं ना, ये थर्माकोल का अगर हम लोग बात करते हैं ना, कंप्लीटली बैन कर दिया गया है 15 दिसंबर 2021 से बिहार में। पूरे भारत में ऐसे बैन धीरे 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 सब जगह में हो रहा है, लेकिन अभी भी धड़ल्ले से यहाँ पे यूज चल रहा है। आप सब्जी लेने जाइए, फल लेने जाइए, आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन थर्माकोल हो गया, सिंगल यूज प्लास्टिक हो गया, ये सब जानते हैं हम लोगों के एनवायरनमेंट को जानते हैं गंदा करता है। आप सैनिटरी ऑफिसर में अगर ऑफिसर बनते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, तो आप लोगों के लिए ये जानते हैं सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। देखिए होंगे नाली उली भी जो जाम होता है हम लोगों का, बिहार देखते हैं तुरंत बारिश होता है, 1 घंटे अगर मूसलाधार बारिश हुई, घुटने तक पानी आ जाता है। क्यों? हम ही लोग जानते हैं अपना नाली उली में कचरा इतना जमा कर देते हैं ना कि जानते हैं वो बह ही नहीं पाता है। वरना जानते हैं वो बह जाएगा तो वहां पर घुटने तक पानी रोड में जमा ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल को बैन करने का बाद जो है ना, वो 15 दिसंबर 2021 से चल रहा है। और इसके थ्रू इसमें मेन पॉइंट क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टोरेज और साथ ही साथ में ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन और सेल के साथ में ये जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक को है, ये पनिशेबल कर दिया गया है, ऑफेंस के अंदर ला दिया गया है बिहार के गवर्नमेंट के द्वारा रूल में। अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए पाए गए, यूज करते हुए पाए गए, अगर आप इसका सेल करते हुए पाए गए, ट्रांसपोर्टेशन करते हुए पाए गए, इंपोर्ट करते हुए पाए गए या फिर स्टोरेज करते हुए पाए गए ना, तो आपके ऊपर में कुछ बिहार सरकार के द्वारा कुछ एक्ट, कुछ रूल, कुछ कानून के द्वारा आपके ऊपर केस लगा दिया जाएगा। क्योंकि आपको इन्वायरमेंट को बचाना है। इसलिए जानते हैं सैनिटरी ऑफिसर का जो आप लोगों का एग्जाम जो है ना, ये इसीलिए एग्जाम हो रहा है, पहली बार एग्जाम हो रहा है ना। बिहार जानते हैं पूरे भारत में सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रोडक्शन करने वाला, सेल करने वाला, फिर उसको इंपोर्ट करने वाला और साथ ही साथ में यूज करने वाला भी है। और जहां तहां हम लोग फेंक देते हैं भाई, जिसके चलते हम लोगों का बिहार में सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक ऑफिसर का जरूरत पड़ जा रहा है, जो कि ये सब चीज करेगा। आपका एग्जाम नवंबर के है ना, ये एग्जाम नवंबर भी करने का एक रीजन जानते यही है, ताकि आप लोगों को और ज्यादा थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़े कि आपके बिहार में क्या क्या चीज का और भी कमी है, आप कैसे बिहार को और ज्यादा वेस्ट मैनेजमेंट में और कैसे अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर हजार्डस हो। सब चीज में आप कैसे वेस्ट मैनेजमेंट में और ज्यादा अच्छा मैनेजर आप कैसे कहलाएंगे, कैसे एक अच्छे ऑफिसर कहलाएंगे, ये आप लोगों के लिए ऊपर जिम्मेदारी है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको ये सब रूल रेगुलेशन भी शायद आपके एग्जाम में पढ़ना पड़े, एग्जाम के बाद आपको जानना पड़े कि कौन कौन सा एक्ट आपके ऊपर लगेगा जब आप ये सब चीज करते हुए पकड़े जाएंगे। तो चलो आगे क्या है, अदर पॉइंट्स। अदर पॉइंट बोल रहा है कि सेक्शन 15 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा हम लोगों का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा उसके सेक्शन 15 में जानते हैं ये रूल ब्रेकिंग के लिए उसके ऊपर पनिशेबल, मतलब एक दंडता पूर्वक उसके ऊपर लगाया जाएगा रूल रेगुलेशन का तोड़ने के लिए। और साथ ही साथ में मैक्सिमम इसमें 5 इयर्स तक का आप लोगों को मिलेगा, क्या 5 इयर्स तक का आपको जेल भी हो सकता है। और साथ ही साथ में 1 साल तक का हम लोगों को 1 लाख रुपया तक का हम लोगों को चार्ज भी किया सकता है, या फिर दोनों। अगर आप ये सब चीज करते हुए मिल गए हैं, ये सब चीज करते हुए मिल गए हैं, तो आपके ऊपर या तो 1 लाख रुपए तक का चार्ज या फिर 5 साल तक का जेल भी आप लोगों को हो सकता है। और ये हम लोगों का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग ये चीज बात कर रहे हैं। तो ये सारे रूल रेगुलेशन भी आप लोगों को सिलेक्शन के बाद याद रखना पड़ेगा। आगे जल्दी से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, जल्दी से फटाफट एकदम एग्जाम हो नवंबर में और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। और बच्चों मन में प्लीज पॉजिटिव रखिएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या जानते हैं आप? आपको सोचना पड़ेगा कि सिलेक्शन आप ही का होगा, ठीक है। सिलेक्शन आप ही का होगा, उसके लिए लेके जानते हैं सिर्फ सोचने से नहीं, आपको अपने काम में भी वो चीज को लेकर के आना पड़ेगा। यस, हम ही सिलेक्शन लेंगे, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत से मत कतराइएगा जरा भी। जहां भी मेहनत से कतरा गए ना बच्चों, तो शायद आपको जानते हैं डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है, शायद आपको जानते हैं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो ये मेहनत से एकदम दूर मत होइएगा प्लीज।
मेरे द्वारा अगर कभी भी कुछ भी जरूरत पड़े ना, बेहिचक आप लोग बोल दीजिएगा कि हाँ सर ये सब चीज का। जैसे देखिए बच्चे बोले हैं कि सर बिहार का करंट अफेयर्स, हम ग्रुप में मैसेज कर दिए और बिहार का करंट अफेयर्स लेकर के आ गए। हम सच बता रहे हैं, मेरी तरफ से जितना होगा हम कर देंगे, टाइम है, लेकर के आ गए। लेकिन आप लोग देख नहीं रहे, देखिए इसको अच्छे से, इसको रीड करिए। हम जो पीडीएफ भी है ना इसका, ये जैसे 1 महीने का कंप्लीट हो जाएगा ना, अभी हम लोग जनवरी वाला देख रहे हैं, जैसे 1 महीने का कंप्लीट होगा ना, वो पीडीएफ भी हम आपको आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे। पूरा लिंक भी वीडियो का और पूरा पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर किया जा रहा है। तो बस पॉजिटिव होकर के देखिए। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से इस बार ना सैनिटरी ऑफिसर, पहला सैनिटरी ऑफिसर का एग्जाम में आपको सिलेक्शन ले ही लेना है, ठीक है। और ये परमानेंट सिलेक्शन के द्वारा, आप एक ऑफिसर के द्वारा आपको ये सारे रूल और रेगुलेशन को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। स्मार्ट प्रीपेड मैटर मीटर फैसिलिटी 2025। अब ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर क्या है? मीटर ये घर वाला मीटर का बात कर रहे हैं हम लोग क्या? हाँ सर, देख लेते हैं ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर क्या है। दिसंबर 15 2021 में क्या हुआ था कि चीफ मिनिस्टर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है नीतीश कुमार जी, ये कुछ अनाउंस किए हैं। क्या अनाउंस किए हैं? एक ऐसा फैसिलिटी आएगा जो कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स का रहेगा, और इसके तहत जितने भी घर है ना, उन सारे के सारे घर में 2025 तक स्मार्ट मीटर्स को लगाया जाएगा। प्रीपेड मीटर्स होगा। अभी हम आप लोगों को एक वर्ड बताते हैं, एक प्रीपेड और एक पोस्ट पेड। जानते होंगे आप लोग, आई थिंक सो। प्रीपेड का मतलब, प्री का मतलब पहले से, पेड का मतलब पैसा दिया गया है, पोस्ट का मतलब बाद में पैसा दिया गया। अभी हम लोगों के घर में जो मीटर है बच्चों, वो पोस्ट पेड मीटर है। हम लोग जितना यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उतना हम लोगों को मिलता है वो इलेक्ट्रिसिटी को बिल। लेकिन प्रीपेड में क्या हो जाएगा, हम लोग जितना पैसा देंगे ना, उतना ही हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, उसके बाद कट। अब आप बोलेंगे सर ये तो लॉस हो गया सर। हाँ, लॉस तो हो गया हम लोगों के नज़रिए से, लेकिन गवर्नमेंट और देश और बिहार के नज़रिए से ये प्रॉफिट है। कैसे जानते हैं? जो दोहन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो लाइन का, बिजली का चोरी जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो चोरी रुक जाएगा। समझे? घर के बाहर जो आप मीटर लगा करके, घर के अंदर हम लोग एक दूसरा डुप्लीकेट मीटर लगा करके फ्री में जो लाइट चलाते हैं ना, वो चोरी रुक जाएगा। बहुत सारा हम ऐसा देखे हैं और जानते हैं भाई। क्योंकि इस फील्ड में जानते, कुछ दिन तक के लिए हम जुड़े हुए थे इस फील्ड में, बिहार में नहीं, झारखंड में कुछ दिन तक के लिए जुड़े हुए थे। ठीक है, बिलिंग उलिंग का काम जो होता है ना, वो बिलिंग का काम को भी थोड़ा सा जानते हैं। कभी कभी आप देखे हो ना, किसी किसी का बिल बहुत कम आता है, किसी किसी का बहुत सारा बिल आ जाता है। यूटिलाइज किया है कम, घर में कोई नहीं है, फिर भी बिल आ गया हजारों हजारों का। सुने होंगे, वो जानते हैं, वो डिसबैलेंस हो जाता है कुछ कुछ चीज का कमी के चलते, जिस कारण से ऐसा होता है। तो वो सब भी कैसे होता है, वो सब चीज भी आपको शायद जानते होंगे मे बी। तो ये नीतीश कुमार जी का एक प्रोजेक्ट है जो कि 2025 मार्च तक को कंप्लीट करने का है, और ये 2025 मार्च तक में ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स को सभी घरों में लगाने का बात भी किया जा रहा है। की पॉइंट्स क्या है? बिहार जो है वो फर्स्ट स्टेट हो जाएगा पूरे कंट्री में जो कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स को लगाएगा और साथ ही साथ में इंस्टॉल्ड भी करेगा। ठीक है। अदर पॉइंट क्या है कि 2005 में, ये जानते हैं 2005 में इसका यूटिलाइजेशन का बात उठा था। ठीक है, कि इसको डेली यूज में लाया जाए, प्रीपेड मीटर्स को, स्मार्ट मीटर्स को लाया जाए, जिससे बिजली के चोरी को रोका जा सके। लेकिन अब ये नीतीश कुमार जी के द्वारा पूरा इसमें ध्यान दे दिया गया 2025 तक इसको पूरा कंप्लीट कराने का। आपके भी घर में अगर कोई आता है तो स्मार्ट मीटर्स लगाने के लिए आप झगड़ा मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग थोड़े से नया चीज़ को अडॉप्ट करने में हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और ये नया चीज़, ये प्रीपेड मीटर्स बहुत ही नया है, पूरे इंडिया में सबसे नया चीज़ कर रहा है बिहार, बहुत नया चीज़ कर रहा है। तो ये भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए आ जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत का पहला ऐसा राज्य हो जा रहा है बिहार जहां पर ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स का बात चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कोसी मेची लिंक स्कीम, कोसी मेची लिंक स्कीम जो है ना, इसका इनॉग्रेशन किया गया है, और राष्ट्रीय स्तर पर इसको जानते हैं बहुत ही महत्व दिया भी जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर मतलब पूरे के पूरे सेंटर के द्वारा भी और स्टेट के द्वारा भी, क्योंकि हम लोगों को पता है सौरव ऑफ बिहार भी, हम लोग बिहार की दुख और बिहार का शोक नदी भी हम लोग बोलते हैं, वो कोसी को बोलते हैं। अब इसी के लिए जानते हैं एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया गया है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें दो नदियों को, कोसी और मेची नदी को जानते हैं लिंक करने का बात किया गया है। इसमें इंक्लूड है कौन कौन, तो नेशनल का प्रोजेक्ट भी है,
और साथ ही साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके साथ में बिहार का भी जो प्रोजेक्ट है ना उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है मेची और कोसी के लिए, जिससे बाढ़ पर कंट्रोल किया जा सके। अगर सेंट्रल स्टेट पार्टनरशिप का हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए 90-10 का रेशियो पे ये काम किया जाएगा और 4900 करोड़ का ये प्रोजेक्ट भी है। 90 देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, 10 देगा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है 100%। 4900 करोड़ का अगर हम लोग बात करते तो इसका 90% जो है ना, इसका 90% पार्ट देगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए, बनाने के लिए, जिससे ना बाढ़ पर कंट्रोल आ जाएगा हम लोगों का नॉर्थ बिहार वाले जगह में। और 10% का जो कंक्लूजन है ना वो 10% देगा बिहार सरकार, और कोसी और मेची नदी के ऊपर प्रोजेक्ट बना करके उस पर बिहार का बाढ़ कंट्रोल पर काम किया जाएगा, ठीक है। और क्या है अदर पॉइंट्स, क्या है स्टेट स्टेट के सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप में कि ये 90:10 का रेशियो चल रहा है, और साथ ही साथ में ये पार्टिसिपेशन जो है ना वो केन बेतवा लिंक स्कीम के साथ में भी रखा जा रहा है। क्योंकि केन और बेतवा हम लोग पढ़ते हैं ना, केन नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, बेतवा नदी के बारे में, तो इसके लिए भी 90:10 का हम लोगों का प्रोजेक्ट का बात रखा जा रहा है सेंटर और स्टेट का। तो ये ध्यान भी आप लोग रखिएगा कि 90:10 जो है ना ये सेंटर और स्टेट का भी रेशियो का बात हो जा रहा है। केन और बेतवा पर, कोसी और मेची पर 90 सेंट्रल गवर्नमेंट का, 10 स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। बिहार का 10 और 90 केंद्र सरकार का, ठीक है। इससे प्रोजेक्ट से जनते बिहार पे जो बाढ़ कंट्रोल का काम है ना, जो फ्लड कंट्रोल का जो काम है ना वो किया जाएगा। नेक्स्ट है सोलर पावर प्लांट इन जमुई एंड बांका, पहला हो जा रही है। देखिए क्यों ये न्यूज में है, जमुई और बांका में सोलर पावर प्लांट, जैसे आपको पता होगा पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट रीवा में मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, बिहार का सबसे बड़ा हो जा रहा है। चीफ मिनिस्टर जी हमारे जो है ना नीतीश कुमार जी वो अनाउंस किए हैं कि सेटअप किया जाएगा 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट जमुई में और बांका में। इससे क्या होगा, इससे हम लोग सोलर एनर्जी का कन्वर्जन करेंगे और पावर प्लांट लगा करके हम लोग जानते हैं एनवायरनमेंट को और ज्यादा स्वच्छ करेंगे। आप लोग शायद इन्वायरमेंट के संरक्षण के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, हम ऐसे इंपॉर्टेंट सारा लेकर के आए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ में हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा न्यूज है। 100 मेगावाट का मतलब बांका में भी और जमुई में भी, दोनों जगह में सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा। सूर्य से आने वाली रोशनी को कन्वर्ट करके उसका पावर प्लांट 100 मेगावाट का पावर प्लांट, और वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है, ये नवीकरणीय ऊर्जा है, ये कभी खत्म नहीं होगी, और इससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित और सुरक्षित रहता है, इससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते तापीय विद्युत का, तापीय मतलब थर्मल एनर्जी का, तो थर्मल एनर्जी से हम लोगों का पर्यावरण थोड़ा सा गंदा भी होता है, मतलब एनवायरनमेंट भी गंदा होता है, साथ ही साथ में हम लोगों का जो रिसोर्सेस है कोल का वो भी खत्म होते रहता है। हम लोगों का रिसोर्सेस जो है वो नॉन रिन्यूएबल में है, वो भी धीरे 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 खत्म होते रहता है। इसलिए सोलर पावर प्लांट का जो नीतीश कुमार जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया या बांका और जमुई में, ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है, ठीक है। 100 मेगावाट का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहां पर सोलर पावर प्लांट नीतीश कुमार जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है और वो बनाया जाएगा, तो वो है बिहार के जमुई और बांका जिला में, ठीक है। ये जमुई और बांका जिला में कितना कितना मेगावाट का, तो 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे आता है कि मधुबनी जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो रिलीज किया है इसका लोगो अपना। बिहार में मधुबनी जो एक डिस्ट्रिक्ट है वो अपना अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने जिला का एक लोगो बना करके दे दिया है। इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि जनरली यहाँ पे राज्य का लोगो होता है, जनरली डिस्ट्रिक्ट का लोगो नहीं होता, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट का लोगो है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। अब ये क्या है, मधुबनी जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो रिलीज किया अपना लोगो मतलब सिंबल को, और ये जो है ना वो डेकोरेट किया गया है मधुबनी पेंटिंग्स के द्वारा। क्योंकि मधुबनी हम लोगों को पता है, मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, जो कि विश्व विख्यात पेंटिंग है, जीआई टैग भी मिला हुआ है इसको। और मिथिलाक्षर, और जिसमें जो सेंटेंस लिखा गया है, जो वाक्य लिखा गया है, वो मिथिलाक्षर में भजन के वाक्य और उसमें सूक्त के वाक्य और उसमें वो सारे वाक्य जो कि मिथिलाक्षर में मतलब मैथिली भाषा का मतलब मिथिला का जो लैंग्वेज है उसका प्रयोग किया गया है। इसलिए मधुबनी पेंटिंग का आप लोगों को ध्यान रखना है, और साथ ही साथ में यहाँ का सिंबल लोगों को के भी लोगों के बारे में भी ध्यान रखना है। एक बार सर्च कर लीजिएगा ये लोगो दिखता कैसा है, हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सके सॉरी, इसके लिए एक बार सर्च कर लीजिएगा कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का लोगो कैसा है, गूगल सर्च कर लीजिएगा मिल जाएगा, हमको इंक्लूड कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता।
अब फीचर्स क्या है, फीचर्स है लोगों का कि ये ट्राई कलर है, मतलब तिरंगा कलर का है, और साथ ही साथ में मधुबनी पेंटिंग्स के द्वारा जिसमें एंड अ वुमेन बीन डिपिक्टेड एज वेल एज बुक ऑन विच द लेटर इज इंस्क्राइब्ड मिथिलाक्षर। मिथिलाक्षर में लिखा हुआ एक पत्र है जिसमें किताब, साथ ही साथ में एक चित्रित महिला भी है और साथ ही साथ में एक किताब भी है इसमें बना हुआ है। एक बार आप इस लोगो को देख लीजिएगा, गूगल सर्च करके आपको मधुबनी का नया लोगो कैसा दिखता है। अगर आप मधुबनी जिले से होंगे तब तो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, अगर आप मधुबनी जिले से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही एक प्राउड मोमेंट का बात है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि मिथिलाक्षर का हम लोग बात करें, मिथिलाक्षर मिथिला का अक्षर, मिथिला का लैंग्वेज, मिथिला का भाषा, मिथिला का वर्ण का बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पर मिथिलाक्षर लिखा हुआ है। ठीक, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में इसी में और भी आ रहा है क्या, द प्रोवर्बियल सेंटेंस ऑफ द पीपल इज रिटन, क्या लिखा हुआ है, ज्ञान ज्ञान वनीर जीवती, मतलब यहाँ पर जो एक अच्छा सा लिखा गया है ज्ञान वानेव जीवती का एक वाक्य लिखा गया है, एक कहावत लिखा गया है जिसका अर्थ है सच्चे अर्थों में केवल बुद्धिमान ही जीते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि वाइज लिव इन द ट्रू सेंस, जितने भी जो बुद्धिमान है वही सच्चे अर्थ में जीते हैं, बाकी बेवकूफों का जीना जो है वो बेकार है। ये लिखा गया है। आपसे ये वाक्य का मीनिंग भी पूछा जा सकता है, ज्ञान वानेव जीवती का मीनिंग क्या है, तो ज्ञान वानेव जीवती का मतलब है कि बुद्धिमान लोग ही जीते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, मिथिलाक्षर का ये बुक में दिया गया सेंस है जो कि यूनिटी को बताता है, और साथ ही साथ में ये जो कलर्ड किया गया वो सेमी कलर का सिंबलाइज है और राइज होता है ये मधुबनी के द्वारा, और पूरे वर्ल्ड में फेमस भी ये मधुबनी पेंटिंग का बात कर लेते हैं और मिथिलाक्षर का हम लोग बात कर लेते हैं। तो ठीक है, इसमें इंटरव्यूज जो दिया गया फॉर्ब्स में वो क्या बताया गया है, बताया गया है कि मदर रिफ्लेक्ट टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ द पीपल, मतलब अगर जो जननी है ना उसी के द्वारा माँ के आपस में गुथे हुए तार जो है ना हम लोगों के समन्वय को दर्शाते हैं, मतलब माँ के साथ में हम लोगों का कैसा रिलेशन है, कैसे समन्वय है, उस चीज को हम लोग जो दर्शाते हैं ना वो दर्शाते हैं कहाँ, तो ये हम लोग दर्शाते हैं मधुबनी पेंटिंग्स के थ्रू। ठीक है, और साथ ही साथ में अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मधुबनी टू प्राइड ऑफ द कंट्री, हम लोगों के इंडिया के लिए प्राइड का प्राउड का मोमेंट भी ये क्रिएट करता है। क्यों, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग विश्व विख्यात और जीआई टैग भी इसको मिला हुआ है, और पूरे विश्व के लोग जानते हैं ये मधुबनी पेंटिंग्स को आकर के देखना चाहते हैं और देखते भी, और बहुत सारा पेंटिंग्स को खरीद खरीद कर करके लेकर के जाते हैं। अब ये पेंटिंग्स जानते धीरे धीरे इसका मतलब कि मार्केट में थोड़ा सा कम हो गया था क्रेज, उसी क्रेज को बढ़ाने के लिए मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जानते हैं एक लोगो ला दिया गया, और वही लोगों को आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, और वो लोगों को आप लोगों को जानना भी है कि वो लोगो है क्या। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मधुबनी के बारे में ये सब जो टर्म्स है उन सारे के सारे टर्म्स को। ठीक, आगे आ जाता है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं लेकिन इसको हम लोग लास्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, क्योंकि लगभग 50-55 मिनट का हम लोगों का वीडियो हो गया, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम जुलाई 1 से अभी हम लोग देखे थे कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हम लोगों को बैन कर दिया गया है बिहार से, और ऐसे हम लोग पढ़े थे लास्ट दिसंबर वाले में, लेकिन जुलाई 1 से फाइनली बैन कर दिया जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि इसके लिए दिसंबर 15 2021 में एक नया आया था रूल, जिसके द्वारा कोई भी टाइमिंग में अगर रीऑर्डर करता है तो उसके लिए इशू किया जाएगा। उसके लिए एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 है उसके सेक्शन 15 के तहत उसमें केस लगाया जाएगा, 5 साल तक का जेल या फिर 1 लाख तक का जुर्माना या फिर दोनों साथ में लगाया जाएगा। और जुलाई 1 से अगर 2022 में ऐसा कोई करते हुए अगर पाया जाता है, कोई एप्लीकेबल मिलता है, तो उसके लिए चाहे वो एक्सपोर्ट कर रहा हो, चाहे वो उसको यूज कर रहा हो, चाहे वो इंपोर्ट कर रहा हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हो, स्टॉक कर रहा हो, या फिर सेल, या फिर प्लास्टिक से रिलेटेड और भी कुछ भी चीज कर रहा हो जो कि बैन किया गया है सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए, तो उसको ये सारा रूल का उल्लंघन के तहत उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा कुछ एक्ट, कुछ है उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा केस, और वो केस हो जाएगा 1986 का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सेक्शन 15 के तहत। तो इसको हम लोग अभी देख भी लिए थे, और इसको फिर से अभी एक आया है क्योंकि ये जुलाई के लिए था, वो दिसंबर वाला हम लोग पढ़े थे, अब ये जुलाई वाला हो गया, इसलिए हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ये भी देख लेते हैं लिटरेसी का।
ये लास्ट रहेगा, ये फाइनली लास्ट है। इसके बाद अभी ऐसे बहुत सारा है लेकिन ये फाइनली लास्ट है। क्या बोल रहा है, बिहार एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स ऑन बेसिक लिटरेसी एंड एनिमरेशन। बिहार जो है वो सूचकांक में सबसे नीचे स्तर पे बुनियादी साक्षरता और गणना में बहुत नीचे चला गया। ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा शर्मिंदा का पल है। रीजन इसलिए क्योंकि इंडेक्स का अगर हम लोग बात कर रहे हैं वो भी लिटरेसी इंडेक्स में, तो हम लोगों का जो बिहार है ना, वो चिल्ड्रन जो भी 10 साल से बिलो तक के जो बच्चे हैं ना, उन लोगों के लिटरेसी में हम लोगों का बिहार जो है ना, उसके लिए एक रिलीज किया गया है लिस्ट, उसमें बिहार सबसे नीचे में आ रहा है। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है, ये रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर किसके द्वारा किया जा रहा है आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड रिलीज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ये इसके द्वारा बनाया जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। ठीक है, अब की पॉइंट क्या है कि कोई भी एरिया जो कि इस इंडेक्स में आता है हैज बीन डिवाइडेड फॉर 4 कैटेगरीज, 4 भागों में उस एरिया को बांटा गया है और वो एरिया का लिटरेसी रेट को, साक्षरता दर को और बुनियादी सूचकांक को मैटर करने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत है वो सारा चीज का हम लोग बात कर लेते हैं। वो सारा चीज हम लोगों का यहीं पर आ जाता है। ठीक है, चलिए और भी इसमें कुछ टर्म्स है क्या कि आगे के टर्म्स है, इसमें यहाँ पर कुछ कुछ लिस्ट में कुछ कुछ जगह का नाम दिया हुआ है। जैसे बिग स्टेट में वेस्ट बंगाल और बिहार का देख लेते हैं, फिर उसके स्मॉल स्टेट में केरला और झारखंड का देख लेते हैं जो कि वेस्ट में और वेस्ट में आ रहा है। फिर अगर यूनियन टेरिटरी में हम लोग लक्षद्वीप का और लद्दाख का देख लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, इसको ना हम अच्छे से थोड़ा सा टाइप करवा करके और लेकर के आ जाएंगे, शायद दिख जाए। और ये एक स्क्रीनशॉट है, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ही है, इसीलिए अब शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी है बिग स्टेट का, स्मॉल स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का और नॉर्थ ईस्ट का, जिसमें वेस्ट बंगाल बेस्ट है और बिहार सबसे वर्स्ट है, सबसे गंदा स्थिति है। फिर स्मॉल स्टेट में केरला सबसे बेस्ट है और झारखंड सबसे गंदा स्थिति है। फिर हम लोगों का यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप सबसे बेस्ट है और लद्दाख सबसे गंदा स्थिति में है। फिर अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में बात कर लेते हैं, मिजोरम अच्छा है और नॉर्थ ईस्ट में कोई भी गंदा स्थिति में नहीं है। यही लिटरेसी रेट वाले जगह को हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको अभी हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर हम लोगों का बिहार जो है वो बॉटम नंबर में आ जाता है। और ये बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स का आज का जो हम आप लोगों को बता रहे थे, ये हम लोगों का दर्दनाक चीज है। ठीक है, और भी हम लोग अभी और भी चीज है, लेकिन हम लोग अब बाकी चीज को हम लोग कल देखेंगे। रीजन क्योंकि ये फिर वीडियो जानते बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ज्यादा लंबा हो जाने से जानते थोड़ा सा आप लोगों को डेटा तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा जानते वो मतलब नोट वोट भी तो करना पड़ता है आप लोगों को। तो बस हम यही बोलेंगे कि डेटा अच्छे से नोट करिए, अच्छे तरीके से इसको लिखते रहिए और मस्त तरीके से पढ़ते रहिए। कभी भी डिमोटिवेशन का शिकार मत होइएगा और हमेशा पॉजिटिव सोचिए बच्चों। अगर किसी को आपको मौका मिले तो उसके टांग खींचने के जगह में उसके हाथ को खींच करके आगे निकालिए, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आजकल वो सारे लोगों की कमी हो गई है मेरे भाइयों बहनों, जो हाथ को खींच करके आपको आगे लेकर के आए। आप वो हाथ खींचने वाले पर्सन में से बनिए। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में जानते ऑफिसर बनना है आप लोगों को, ऑफिसर का क्वालिटी अपने अंदर में लेकर के आइए और वो ऑफिसर की क्वालिटी अपने अंदर में एकदम शानो शौकत से लेकर के आइए। वो आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, तभी आप ऑफिसर बन पाएंगे। वरना बोलने के लिए तो मैं तो यार बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये तो कोई भी बोल सकता है। एक चींटी भी हाथी को परेशान कर देती है, करती ही है। हाथी कहाँ चींटी कहाँ। ठीक है, लेकिन हाथी अपने गुरूर में रहता है इसलिए चींटी उसको परेशान कर देती है। लेकिन चींटी के अंदर वो जज्बा था, तभी वो हाथी के सूंड में घुस गई थी और उसको परेशान कर दी थी। बस यही हम कहेंगे कि आप भी अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझिएगा और पॉजिटिव बन करके एकदम पॉजिटिवनेस लेकर के आकर के आपको सिलेक्शन लेना है और एक ऑफिसर की तरह सोच करके अपने देश, अपने राज्य और अपने पूरे के पूरे हम लोगों के समाज को आगे लेकर के जाना है। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें बच्चों, मोटिवेशन करने के लिए बहुत सारी बातें मेरे भाई, लेकिन वो जज्बा आपके अंदर से, आपके जिगरा से आना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। बस वो जिगरा को, अपने पॉजिटिवनेस को दिखाइए। ठीक है, बस हम यही कहेंगे। और भी वीडियोस आपको फिर कल मिलेगा, फिर डेली डेली आप लोगों को वीडियोस मिलता रहेगा बिहार का करेंट अफेयर्स। ठीक है, बस हम यही कहेंगे कि अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।